मेरा नाम मुजीबुर रहमान है, डॉक्टर मुजीबुर रहमान। मैं जामिया मिलिया में प्रोफ़ेसर हूँ। तो यहाँ मैं इस किताब में जो किताब लिखा हूँ उसका नाम है सिक्वाय हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या फ्यूचर है और क्या क्या चैलेंजेस उन लोग सब अभी सामना कर रहे हैं। ये बात कोई नया सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान कई सालों से, ज़्यादातर जब से बाबरी मस्जिद गिरा है तब से बहुत ही फ़िक्रमंद हैं इस कौम का क्या हालत होगा और किस तरीके से हिंदुस्तान के सियासत में और हिंदुस्तान के समाज में उन लोगों का जगह रहेगा और उनके अपने समस्या को या उनके अपने मसलों को किस तरीके से सरकार या हिंदू समाज देखेगा। इसके बारे में लोग काफ़ी परेशान थे। तो इसमें काफ़ी सारा जिक्र हो रहा था। और जब से हमारे हिंदुस्तान में लिंचिंग शुरू हुई और बुलडोज़र जस्टिस चली और लव जिहाद मुसलमान कौम के साथ और मुसलमानों के साथ हर तरीके के जुल्म एक तरीके से जो शुरू हुआ, उसके बारे में जो डिस्कशंस नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में हुआ, ये सब को देखकर मैं समझा कि एक किताब लिखने की ज़रूरत है। तो इसी सारे मुद्दों को सामने रखकर इसी को मुद्दा को रखकर मैंने इस किताब को लिखा है। देखिए, इस किताब के बारे में इस किताब में मैं मुस्लिम कम्युनिटी के हर तरीके के सवालात को उठाया हूँ। सिटीज़नशिप डिबेट के सिलसिले में डिस्कशंस हुई है, फिर मुस्लिम कम्युनिटी की जो बैकवर्डनेस है उसके सिलसिले में हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ में जो वायलेंस हो रहा है उसके सिलसिले में लिखा गया है। इसमें जो ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में जब बड़ी बड़ी किताबें जो लिखी गई है, जैसा हमारे आबिद हुसैन साहब लिखे या मोहम्मद मुजीब साहब लिखे या मुसरुल हसन साहब लिखे, वो सारी किताबें ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर में लिखी गई। इस किताब में हमने ख़ास तौर पे एक साउथ इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर में चैप्टर लिखा है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इस सारे स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि इस किताब का जो कॉन्टेक्स्ट है, कोई जब ये हमारा बीजेपी का राइज हुआ उससे मुसलमानों की क्या फ़ायदा या नुकसान हुए, क्या होने वाला है, इस सिलसिले में मैं ज़िक्र किया हूँ। तो साउथ में उसका क्या होने वाला है उसके बारे में ज़िक्र किया हूँ। ये एक बहुत बड़ी ही कमी मुस्लिम लिटरेचर जो मुस्लिम पॉलिटिक्स या मुस्लिम ऊपर में लिखा गया है उसके ऊपर थी, तो उसको मैं कोशिश किया हूँ इसमें एड्रेस करने के लिए। तो ज़्यादातर जो रिव्यू आया है वो इसको एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड रिव्यू की हैसियत से माने हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मैगज़ीन में, फ्रंट लाइन में, हिंदुस्तान टाइम्स में, बिज़नेस स्टैंडर्ड में, वीक मैगज़ीन में, आउटलुक मैगज़ीन में, ये सारे में, हिंदू में, सारे में इसका बहुत सारा जिक्र आया है। तो उसमें इस तरीके से बहुत तारीफ़ हुई है और अच्छी तरीके से इसके वायर में बहुत बड़ी इंटरव्यू हमने दिया है। तो ये सारा चीज़ हुआ। करण थप्पर साहब भी हमारा इंटरव्यू लिए थे किताब निकलने के बाद में। तो एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस मुस्लिम पॉलिटिक्स के ऊपर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसके ऊपर में मैंने कोशिश किया है। तो मैं चाहूँगा कि लोग इसको पढ़ें और पढ़कर अपनी सोचें कि कौम का जो मसला है उसको किस तरीके से ये किया जाएगा। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो खाली ख़ुद तरक्की करने के लिए नहीं, उसके साथ वो देश का कैसे तरक्की होगा उसको भी सोचें। इस देश को आगे को लेने के लिए मुसलमान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जो भी सियासत मामला है, मसला है, उसको छोड़ कर मुसलमान हर वक्त सोचना चाहिए, वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या ज़िम्मेदार हो या दौलतमंद हो या ना हो, कि इस देश उसका अपना है और इसको आगे लेने के लिए हर वक्त कोशिश करे। इसी सोच पे वो अपना ज़िंदगी गुजारे। यह पहली बात यह है कि मुसलमान हिंदुस्तान में हज़ारों साल से रह रहा है। कोई नई कौम नहीं है कि यहाँ जैसा अमेरिका में अभी इंडिया के लोग जा रहे हैं, उन लोग एक नई कौम है। 20-25 साल, 30 साल, 50 साल पहले उन लोग वहाँ जा रहे हैं, डायस्पोरा जो है। तो हिंदुस्तान उस तरीके से नहीं है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो तो हज़ारों साल से रह रहा है यहाँ पर। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तब ये हमको बताया गया कि मुसलमान यहाँ पर दूसरे कौम की तरह पूरी हक और पूरी इज़्ज़त के साथ रहेगा और उसको हर तरीके के मौके मिलेंगे यहाँ पर अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए। लेकिन वो सारा चीज़ अभी जो लग रहा है कि वो बदल रहा है।
तो इसलिए मैं इस किताब को मेरा पहला आर्गुमेंट यही है कि जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद मुसलमान को इकट्ठा रहने के लिए और समान, हर तरीके से समान हिंदुओं के साथ और पारसियों के साथ, जैन बुद्ध जितने कौम के लोग हैं, सिख ईसाई जो भी रह रहे हैं, उन सबों के साथ एक इक्वल राइट्स जो था उस हैसियत से रहता था। तो अभी जिस तरीके से लग रहा है, कोशिश हो रहा है कि मुसलमान को उसका हक छीना जा रहा है, उसके नीयत के ऊपर में सवाल उठाया जा रहा है, क्या वो हिंदुस्तान को इतना प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है। जबकि इस 70 साल के अंदर में ऐसे बहुत बहुत शख्सियत हिंदुस्तान के हर इस पे, स्पोर्ट्स हो, आर्ट कल्चर हो, म्यूज़िक हो, फिल्म हो, हर वॉक्स ऑफ लाइफ में मुसलमान ने एक्सेल किया है। कोई एक मुसलमान बहुत ही उच्च दर्जे पे रहकर एक बहुत अच्छा मिसाल देश के लिए खड़ा किया है। इसके बावजूद ये सारा चीज़ जो हो रहा है वो मैं समझा सही नहीं हो रहा है। लेकिन इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से मैं मेरे इस किताब में इसके बारे में लिखा है। इसमें जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट मेरा जो ये है वो है कि मुसलमान कौम को जिस तरीके से घेरा जा रहा है, उसके ये पहली बार मुसलमान अज़ान नहीं दे रहा है। यहाँ पे मस्जिदें हज़ारों साल से हैं और अज़ान चल रहा है। अभी अब अज़ान की आवाज़ के ऊपर में पाबंदी लगाई जा रही है। कब्रिस्तान के ऊपर में सवाल उठाया जा रहा है। दरगाह जो 100 सालों से खड़ा हुआ है उसको नाजायज़ समझा कर उसको तोड़ा जा रहा है। मस्जिद वगैरह जो हैं वहाँ पर कहाँ पे क्या है उसके बारे में हर तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बुलडोज़र जस्टिस की कहानी तो और भी बड़े तकलीफ़ की बात है कि जहाँ पर मुसलमान होता है वहाँ पे बुलडोज़र जस्टिस चलता है और जहाँ पे गैर मुसलमान होता है उसके साथ ऐसा कोई ज़्यादती नहीं होती है। तो हिंदुस्तान में जैसा लग रहा है कि दो कानून बन रहे हैं, एक मुसलमान के लिए बन रहे हैं, एक दूसरों के लिए बन रहे हैं। ये सारों को मैं एक दूसरे नजराने से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये माइनॉरिटी राइट्स के वायलेशंस नहीं है, ये ज़्यादातर एक डी इस्लामाइजेशन प्रोसेस की तरह चल रहा है। जैसे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को इस्लाम को निकालने का और उनको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। अभी बहुत सारे शहर जो कि 100 साल तक एक नाम थे क्योंकि वो मुसलमान का नाम है तो उसको बदला जा रहा है। तो ये सारा चीज़ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर ये सारा चीज़ हो रहा है। तो ऐसा और कोई दूसरे कौम के साथ नहीं हो रहा है। इतने सारे अंग्रेज़ों के टाइम में बहुत सारे हिंदुस्तान में रास्ते हैं जो कि इंग्लिश नाम पे हैं, जैसा जॉर्ज स्ट्रीट हुआ या और कुछ हुआ। कभी उनका नाम तो नहीं बदलाया जाता है, लेकिन कहीं मुसलमान का जहाँ पे नाम होता है उस सारे में मसला खड़ा किया जाता है और उसको बदलाया जाता है। तो ये सारे को देखकर मैं इसको इस तरीके देख रहा हूँ कि जैसा कोशिश हो रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम को ख़त्म किया जाए, उसको रोका जाए और मुसलमान को रोका जाए। और ये एक इसी तरीके से मैं उसको देख रहा हूँ। ये मेरा आर्गुमेंट है कि ये डी इस्लामाइजेशन प्रोसेस है और यहाँ पर जो मुसलमान को जो हक दिया गया था 1947 अगस्त 15 में, वो हक छीना जा रहा है और उसको दबाया जा रहा है। ये सारी बातें मैंने मुसलमान कौम की हिस्ट्री और सियासत और दुनिया की सियासत उस सारे को नज़र में रख कर लिखा हूँ इस किताब। देखिए, पहली बात है कि मैं जैसा बता रहा हूँ कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि मुसलमान यहाँ का नागरिक है और उसका पूरा हक है। एक मुसलमान बच्चा जब लायक होगा तो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है। आज हम इस ज़माने में रहते हैं कि हिंदुस्तान के ज़मीन का एक बंदा ऋषि सुनाक इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बना। अभी कमला हारिस जो अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट के लिए लड़ाई करी, वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी जो बीवी है वो हिंदुस्तानी है। तो ये सारी बातें हैं। तो दुनिया यहाँ पहुँचा हुआ है जहाँ पर कि यहाँ पर जब मुसलमान हज़ारों साल से रह रहा है और बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस मुस्लिम कौम की है, इसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को टिकट नहीं देता है, उसको असेंबली या पार्लियामेंट में बैठने के लिए लायक नहीं समझता है, उसको निकाला जाता है। एक स्ट्रैटेजी बनाकर एक कानून के तौर से, एक अपने कानून के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की हैसियत से उसको इस्तेमाल कर रहा है। उस वजह से आज पार्लियामेंट वगैरह में और असेंबली वगैरह में मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम गई है और पॉलिटिकल वॉइस जो है कौम की वो भी कम गई है। जब इसी तरीके से कमते चला तो एक दिन मुसलमान का जो आवाज़ है वो हर दिन के लिए खामोश हो जाएगा।
तो ये एक अच्छा चीज़ नहीं है। गणतंत्र में या समाजवाद में या इस डेमोक्रेसी में हमारा हर कौम के, हर समाज के हर वर्गों के लिए एक उनकी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो औरतें हो या दलित हो या अमीर हो या गरीब हो, हिंदू वो कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो या नागालैंड का हो या आंध्र प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, उसके वहाँ पे उसका ये रहना। इसी तरीके से हमारा संविधान सरकार बनाने का मशवरा दिया है। तो आज हम देख रहे हैं कि वो सारा चीज़ मुसलमान को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अच्छा नहीं, ये सही नहीं लग रहा है कि जब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं चलें, एक दिन आएगा जिस दिन कि मुसलमान के जो पॉलिटिकल वॉइस है वो हर दिन के लिए खामोश हो जाएंगे, और उसमें मुसलमान का कौम का जो हक़ है, उसके जो मसले हैं, वो सारा मसले को वहाँ पर दबा दिया जाएगा। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा परेशान हूँ, और कि इसको किस तरीके से बदलाया जा सके कि मुसलमान भी भागीदार हो हिंदुस्तान के राजनीति में, हिंदुस्तान के डिसीज़न मेकिंग प्रोसेसेस में, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट में। आज हिंदुस्तान का जो सरकार है दिल्ली में, वहाँ पर एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। वो एक बहुत बड़ी सोच की बात है और बहुत बड़ी परेशानी की बात है। इसका मतलब मुसलमान सरकार में नहीं रहेगा, उससे टैक्स लिया जाएगा, लेकिन उसको सरकार में बैठने के लिए हक़ नहीं दिया जाएगा। और टैक्सेशन जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। मतलब एक कम्युनिटी को कॉलोनाइज़ कर दिया जाता है उसमें। तो ये इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। तो ये बड़ी सोच की बात है और इस खिलाफ़ में आवाज़ उठाना चाहिए, और इसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ करके इसमें एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं भी परेशान हूँ क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म एक कोई नए सियासतदार नहीं है। 214 से उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने। उसके पहले से भी एक बहुत प्रोमिनेंट स्टेट गुजरात के उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे। उस वक्त 2000 दंगे हुए, उस सिलसिले में उनका जो मुसलमानों के साथ रिश्ता, मुसलमान के बारे में जो सोच है, उसमें बहुत सारे सवालात नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उठाए गए। उसके बाद उन्होंने 214 में इस स्लोगन सबके साथ सबका विकास दिया गया है। लेकिन जब हम 214, 219 और 226 ये 3 इलेक्शन में उनका जो कैंपेन हुआ है उसको देखें तो ये लगता है कि किसी दिन वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और किसी दिन इतनी बड़ी प्रोवोकेटिव इस्लामोफोबिक मैसेज देते हैं कि मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दिया जाएगा, रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। जिस तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं, जो कि हमारे संविधान में इस तरीके की बातें करने का कोई हक़ नहीं है, और इस तरीके की बात करने का इंसान का कोई हक़ नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो अब हमको ये सोचना है कि क्या वो सबके साथ सबके विकास जो स्लोगन दिए थे उस पे वो या उनके पार्टी के लोग विश्वास करते हैं, या वो एक ऐसे ही जुमला था, या वो जिस तरीके से इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, कपड़े देखने से पहचान लोगे वो किस तरीके के लोग हैं, वगैरह वगैरह। वो सारा चीज़ को आप जब नज़र में रखेंगे तो तब ये पूछेंगे कि इनका हकीकत इंटेंशन क्या है। सबका साथ सबका विकास जो एक बहुत ही पुराना स्लोगन हो गया है, उस स्लोगन के सबूत में वज़ीर आज़म के पास कुछ नहीं है जो वो पेश कर सके कि हम सचमुच सबका साथ और सबका विकास के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान में जो आम इंसान है वो हर दिन हर मुसलमान को सुबह शाम देखता है। वो मुसलमान के साथ अपना ज़िंदगी गुजारता है, मुसलमान भी उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ज़्यादातर ये जो बात है वो बहुत सारे गैर मुसलमानों के ऊपर में वैसा कोई ख़ास इम्पोर्टेंस डाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में कम्युनलिज़म बड़ा नहीं है, कम्युनल राइट बड़ा नहीं है या नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। मेरा ये सोच है कि आम इंसान एक तो ये सब बात को उतना सुनता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इन लोग ने सल्तनत संभालते हैं तो धीरे धीरे इनका कोशिश होगा कि आम इंसान भी ये जो कहते हैं उसको एतबार करें। और मैं इसका काफ़ी सारा सबूत न्यूज़पेपर रिपोर्ट से बता सकता हूँ कि आम इंसान भी उसका सोच मुसलमान के बारे में धीरे धीरे बदल रहा है, और वो अच्छी बात नहीं है देश के लिए। देश को तरक्की में जाने के लिए सोशल यूनिटी जो होता है,
वो बहुत बड़ी बात होती है, उसकी बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। तो वो सोशल यूनिटी जो है हिंदू मुसलमानों के अंदर में, वो प्राइम मिनिस्टर के सारे स्टेटमेंट से या दूसरे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स के दूसरे स्टेटमेंट से, इस तरह गलत स्टेटमेंट से वो कमज़ोर हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो सोशल यूनिटी के बिना हिंदुस्तान को हम लोग आगे नहीं ले सकते हैं। जब यहाँ पर हिंदू मुसलमान कौम हर शहर में, हर कस्बे में लड़ाई करते रहें तो देश का क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सरकार का क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होगा। तिब्बत के पुलिस ऑफिसर को नहीं रखा गया है इसलिए कि वो इस तरीके से दंगे फसाद को दिन सुबह शाम बैठ के संभाले। वो इसलिए रखा गया है कि हिंदुस्तान का फिज़िकल टेरिटरी में जब कोई कंट्री अटैक करता है तो वो इसको रोके, ये उसका वजह है। सो मेरा ये कहना है कि ये बहुत गलत रास्ता है, गलत सोच है कि मुसलमान कम्युनिटी जो जिसका इतना बड़ा हिस्ट्री है, जिसकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में, उसको इस तरीके से दबाना। देखिए, मुसलमानों की तो बहुत अच्छी रोल रही हैं और अभी भी रहती हैं, अभी भी है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में। आप हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बॉक्सर, वो मुसलमान लड़की है, जैसा सानिया मिर्ज़ा हुए या मोहम्मद सिराज हुए, इस तरीके से बहुत ही इंटरनेशनल प्लेयर हैदराबाद से ऐसे भी आए हैं और इस देश को रोशन इज़्ज़त दिलाने में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और ऐसा भी इंटेलेक्चुअल लाइफ में हैदराबाद कई ज़माने में बहुत सारे प्रोमिनेंट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स यहाँ से आए हैं, जैसा एम खुसरू साहब रहे, बसीरुद्दीन अहमद साहब रहे, रसीदुद्दीन साहब रहे, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट आबिद हुसैन साहब थे, वो भी हैदराबाद से। तो हिंदुस्तान का जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है, जो बौद्धिक ज़िंदगी है, उसमें हैदराबाद से बहुत ही बड़े बड़े फिगर्स यहाँ से आए हैं और बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारियाँ संभाले हैं। एम्बेसडर बनकर आबिद हुसैन साहब इंडिया के एम्बेसडर रहे अमेरिका में, खुसरू साहब हिंदुस्तान के एम्बेसडर रहे जर्मनी में और मेंबर प्लानिंग कमीशन रहे, बड़े बड़े सेक्रेटरीज वगैरह में रहे, वाइस चांसलर्स रहे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैदराबाद के बहुत सारे मुसलमान लोग लिए हैं और तो देश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ी योगदान है, कंट्रीब्यूशंस है। मेरा ये कहना है कि 1947 15 अगस्त में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसमें हम लोग हर सिटीज़न को इक्वल राइट्स दिए और उस इक्वल राइट्स का इज़्ज़त करना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए। उसको जब बदल देंगे तो समाज में बहुत अस्थिरता पैदा होगा, लोगों के अंदर में जो रिश्ता है वो टूट जाएगा, अविश्वास एक पैदा होगा। तो सवाल ये नहीं है कि समाज में लोग किस तरीके से मुसलमानों को देखते हैं, सवाल ये नहीं है कि उलेमा का क्या किरदार रहा, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके बावजूद भी मुसलमान का यहाँ पर हक है। इसलिए मेरा एक चैप्टर है जिसका मैं कहता हूँ राइट टू हैव राइट्स। वो जर्मन फ़िलासफ़र हन्ना अरेंट का एक फ़िलासफ़ी है, फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ राइट टू हैव राइट्स। अधिकार पाने के लिए उसके पास हक होना चाहिए। मैं एक मिसाल के तौर पे देता हूँ, एक कोई इंसान कोई दूसरे देश से आया और गलत इलीगली हिंदुस्तान आ गया, वो जब आधार कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, क्या कोई देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसका कोई हक नहीं है। वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा, देगा? नहीं देगा। वो घर खरीदना चाहेगा, नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट है। लेकिन उसका कोई हक नहीं है, ही हैज़ नो राइट टू हैव राइट्स। अब उसी आदमी ने किसी एक दूसरे बंदे का मर्डर किया, क्या पुलिस उसको बोलेगा इलीगल है मैं नहीं छूऊंगा? नहीं, पुलिस उसको पकड़ लेगा, फिर कानूनी तौर से उस पर कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि क्राइम कमिट करने के बाद में वो एक लीगल पर्सनालिटी बन जाता है। जब तक वो क्राइम नहीं करता है तब तक उसको कोई नहीं पूछता है, उसके पहले उसका कोई हक नहीं है। जब क्राइम हो जाता है तो फिर उससे उसका हक जान छीनने का कोशिश होता है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ऐसा कोई इंसान के पास, ये मुसलमान का जो मैं कहता हूँ कि उसका राइट है, ये सच है। इतिहास में बहुत सारा चीज़ हुआ होगा, उसमें कई सारी चीज़ सही होंगे, औरंगज़ेब कुछ किया होगा, बब्बर कुछ किया होगा, टीपू सुल्तान कुछ किया होगा, है ना। तो मुसलमान तो ये नहीं कहता है कि आज जब कोई मुसलमान क्राइम किया, मर्डर किया, तो उसको छोड़ दो क्योंकि वो मुसलमान है। वो तो ये कहता है कि यस, वो जो कानून है वही हिसाब से उसको सज़ा मिलना चाहिए। हिंदू है तो उसको भी सज़ा मिलना चाहिए, है ना। जब
मुसलमान का घर तोड़ा जाता है बुलडोजर जस्टिस में, हिंदू का नहीं तोड़ा जाता है, तो मुसलमान ये सवाल उठाते हैं कि भाई साहब आप हमारे कौम का क्यों करते हैं खास, उसका क्यों नहीं करते, है ना। तो मुसलमान तो ये हक मांग रहा है कि मैं आपके साथ समान रहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको दबा कर रखूँगा। तो ये मसला है। तो इसलिए मौलाना का बहुत अच्छा किरदार है, ये भी अच्छी बात है। किरदार नहीं भी हो तो कि मुसलमान का हक है इसका वतन में, है ना। तो अब मौलाना का जितना अच्छा किरदार है, देवबंद का जितना अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उस हिसाब से तो आरएसएस का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब जब कंपेयर करेंगे तो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वो तो इतिहास की बात है। अब जो उस वक्त के ज़माने में जो कंट्रीब्यूट किया नहीं किया, अब तो हम लोग आज़ाद मुल्क हैं, है ना। तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान का बंदा जाता है अमेरिका, वो वहाँ पर घर बसाता है, हिंदू है, वो जाता है वहाँ, वो मंदिर भी बनाता है, तो यहाँ पे मस्जिद बना तो मसला क्या हो गया, यहाँ पे चर्च बना तो मसला क्यों हो जाता है। दुनिया में जब हम रहते हैं कि जो रिश्ता बनता है, हम आपको कुछ देते हैं, आपको कभी हम ज़्यादा देंगे, कभी आप कम देंगे, या कभी हम कम देंगे, लेकिन रिश्ता इसी तरीके से बनता है कि लेन देन चलता रहता है। अब अबू धाबी में मंदिर बना, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जाके वहाँ पे इनागोरेट करके आए, क्योंकि वहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं। अच्छी बात है कि हिंदू भाई क्या कर रहे हैं मंदिर में। मंदिर में हम लोग खुदा को बुलाते हैं, उनके भगवान को बुलाते हैं, बुरी बात क्या है, बुरी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मस्जिद बनाने में इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगा दी जाती है। अभी बहुत जगह पर उत्तर प्रदेश में मुझे सुनने मिल रहा है कि मस्जिद बनने के लिए उनको मौका नहीं दिया जाता है। ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ रुकावट लगा देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। चर्च के लिए रुकावट कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि अब वो ज़माना रहा, अब हम सब गर्व करते हैं जब हमारा हिंदुस्तान का भाई अमेरिका जाता है, पैसा कमाता है, दौलत बनाता है, उसको हिंदुस्तान का गवर्नमेंट की तरफ से प्रवासी दिवस बनाकर उसको इज़्ज़त देते हैं, उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया गया है क्योंकि वो दौलतमंद है। बात ये होता है कि अच्छी बात है, दुनिया में हम लोग कोई हर दिन के लिए यहाँ नहीं रहे हैं। हम जब कहीं पे हमारा अच्छा मुसलमान भाई, ये हिंदू भाई, ये इंडियन कोई भी जाकर कोई कई दूसरे मुल्क में काम करता है, कुछ नाम कमाता है, हम हिंदुस्तान के तो बहुत अच्छे नाम कमाए हैं, नोबेल प्राइज़ लोग को मिला है ना। अभी तो प्राइम मिनिस्टर इतने सारे बड़े जगह पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुसलमान हज़ारों साल से रह रहा है उसको आप हक देना नहीं चाहते, उसको एमएलए बनने नहीं देते, उसको मिनिस्टर बनने नहीं देते, उसको मस्जिद बनाने नहीं देते, उसको अजान देने के लिए रुकावट रखते हैं, उसके कब्रिस्तान बनाने में रुकावट रखते हैं, उसके ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। बस मुसलमान एक ही चीज़ मांग रहा है कि भाई आपके पास जो हक है आपके लिए है, वही हक हमको दीजिए। वो तो ज़्यादा नहीं मांग रहा है, वो तो ये नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, मेरे कौम के लिए कुछ ख़ास काम करो, ये तो कोई ख़ास हक दो, ऐसा तो कुछ नहीं मांग रहा है उसने। अब बाबरी मस्जिद का एक मसला था, उसके ऊपर कोर्ट ने कितना बड़ी जजमेंट दी। बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे हिंदू भाई ये समझते हैं कि वो जजमेंट सही नहीं थी, वो गलत था, वो ज़्यादती थी। उसके बाद भी मुसलमान भाई तो उसको एक्सेप्ट किया ना, नहीं किया। अब आप इतनी बड़ी मंदिर बन गई, वहाँ पे जो कोर्ट की तरफ से जो बताया गया था यहाँ पे मस्जिद नहीं बनी, तभी मुसलमान भाई चुप बैठा है। कुछ बोल रहा है क्या उसमें? कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसमें क्या मिसाल मिल रहा है आपको? इसमें ये मिसाल मिल रहा है कि मुसलमान जो हिंदुस्तान का है वो सारा चीज़ को अच्छे से समझता है और समाज में सब तरीके के लोगों के साथ, समाज के कानून के साथ कोऑपरेट कर रहा है, इज़्ज़त के साथ रहता है और उसको कोऑपरेट कर रहा है। तो इसमें मसला क्या है उसको दबाने का, जो है ना, वो गलत बात है। अब कोई कुछ गलत हो गया, कुछ लोग, कुछ राजा महाराजा बादशाह कुछ ने गलत किया, ज़्यादती किया हज़ारों साल पहले, 500 साल पहले, 700 साल पहले, उसमें हैदराबाद के कोई रिक्शा वाले को पकड़ कर मार देना, या दिल्ली में गांव में, राजस्थान में कहीं पर एक बच्चे को पकड़ के मार देना, उसमें क्या मिलता है? वो पागलपन है ना। तो उसके लिए कानून तो बनना चाहिए उस तरीके से। इसको क्या मिलता है? वो पागलपन है ना। तो उसके लिए कानून तो बनना चाहिए उस तरीके से। इसको नहीं, सवालात होता है कि मुसलमान को हर तरीके के गाली मिलते हैं, है ना। हिंदुस्तान में अभी जब आप कोई गलत बात किसी हिंदू धर्म के बारे में बोल देते हैं तो उसमें एफआईआर हो जाता है दनादन, कि सेंटिमेंट ये हो गया, आपने इसके बारे में ऐसा कहा, उसके बारे में ऐसा गलत बात बना दिया वगैरह। मुसलमान को पाकिस्तान जाओ करके बहुत दिन से गाली देता है,
खाली आम इंसान को नहीं है, बड़े बड़े स्टार को, शाहरुख खान को भी कोई गाली दिया, बोला कि तो पाकिस्तान चला जा। कभी कोई केस किया, कोई मुसलमान कभी किसी के खिलाफ़ में केस नहीं किया, उसे एक छोटा पागलपन समझ के छोड़ देता था। सवालात ये होता है कि पहली बात है कि हिंदू मुसलमान क्यों किधर जाए, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोच ही गलत है। दूसरी बात रही जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, ये सबको पता है, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट वाज एन एलिट मूवमेंट। कुछ बड़े बड़े लोग, उन लोग ये समझे कि हिंदू मुसलमान यहाँ पे इकट्ठा नहीं रह सकते, तो इसके लिए एक अलग मुल्क बनाने की ज़रूरत है। उसमें हर इंसान सपोर्ट या अपोज़ नहीं कर रहा था। आम इंसान के पास ये सब काम करने के लिए, सियासत में इतनी सारी दिलचस्पी लेने के लिए वक्त नहीं होता है, क्योंकि वो बेचारा अपने ज़िंदगी के साथ इतना परेशान रहता है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, है ना। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, यहूदी हो, सिख हो, कोई भी हो, आम इंसान जो होता है वो इतनी सारी चीज़ों के पास, आज हमसे ना पढ़े लिखे हैं, नौकरी है, तो हम लोग आज किताब लिखते हैं, तो आपके पास बैठ के आपको टीवी का इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन क्या आम इंसान के पास इतना वक्त होता है? नहीं होता है। वो बेचारा ढूंढता होगा कहाँ पे कैसे पैसे कमाएं तो अपनी ज़िंदगी गुजारें, बच्चों को संभालें वगैरह वगैरह। तो वो एक एलिट मूवमेंट था, तो उसको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, मुसलमान सपोर्ट कर रहे थे, मुसलमान अपोज़ भी कर रहे थे, जैसा देवबंद मदनी वगैरह, उन लोग भी अपोज़ कर रहे थे, मौलाना वगैरह, अबुल कलाम साहब भी अपोज़ कर रहे थे, बहुत सारे मुसलमान लोग अपोज़ कर रहे थे, हो गया। तो उसी तरीके से जैसा हमारा हिंदुत्व मूवमेंट है, इसमें कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अपोज़ भी हिंदू भाई कर रहा है। ऐसी बात नहीं खाली मुसलमान लोग अपोज़ कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदू भाई भी अपोज़ कर रहे हैं, हर सियासत में भी अपोज़ कर रहे हैं, लिख कर भी अपोज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं। तो जैसा तो मेरा ये कहना है कि वो एक एलिट मूवमेंट था, उसके ऊपर में तो हर चीज़ एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो गई है, लेकिन उसको कुछ लोग जो हिंदुत्ववादी हैं, उन लोग उस मसले को ज़िंदा रखना चाहते हैं, और इसलिए वो मुसलमान को इस तरीके से गाली देते हैं कि गो टू पाकिस्तान करके। अब ये है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में बड़े बड़े नौकरी करते हैं, बड़े बड़े कंपनी के CEO बने हुए हैं, गूगल के CEO बने हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने हैं, पेप्सी के CEO बने हैं। उनकी कौम क्या है, क्यों छोड़ के चले गए हिंदुस्तान छोड़ के? तो बात ये होता है जब उन लोग जा रहे हैं, तो मुसलमान जब गया, तो जैसा अभी अबू धाबी में मंदिर बना है, वो मंदिर थोड़े मुसलमानों के लिए बना है, वहाँ पे ना अबू धाबी में मुसलमान हज़ारों साल से रह रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ के हिंदुस्तान के भाई वहाँ गए नौकरी के लिए, अपनी ज़िंदगी संभालने के लिए, वहाँ बस गए, तो इसीलिए उनकी ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे बना। तो दुनिया इसी तरीके से चलता है ना। कभी दौर था जब कॉलोनियलिज्म था, कोई गया कहीं कॉन्कर कर लिया, कुछ कर लिया, राजा बना, वो दौर चले गए। अभी नया ज़माना है जिसमें हक, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये सारा चीज़ देखा जाता है। तो सारा दुनिया जब उसी में चलता है, एक तरफ हम अपने आप को गणतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, दूसरी तरफ हम लोग ये सारी बातों को मानना नहीं चाहते, इस तरह अधिकार देना नहीं चाहते, इस तरह अधिकार कोई चीज़ बहाना बनाकर लोगों से छीनना चाहते हैं। तो गो टू पाकिस्तान एक गाली है, और जिसके खिलाफ मैं सोचता हूँ उसके खिलाफ में जो कोई मुसलमान, उसको सवाल को कोर्ट को लेना ज़रूरी था, लेकिन कोई ने अब तक नहीं लिया। मैं सोचता हूँ कहीं पर कोई भी उसको वो बात को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी साहब ने एक मोदी के सिलसिले में कुछ कहा, वो एक कम्युनिटी का इंसल्ट करके उनका मेंबरशिप चला गया पार्लियामेंट से, लेकिन मुसलमान ने कभी इसको केस नहीं बनाया। बना सकता था उसी हैसियत से, जैसा राहुल गांधी का केस बना। ये हमारा भी सेंटीमेंट हर होता है, बस हम इस वतन को उतनी प्यार करते हैं जितना आप हैं, इसके लिए हमारे लोग भी जान देते हैं, जान दे रहे हैं, सुबह शाम काम कर रहे हैं, और दुनिया के हर जगह पर स्पोर्ट्स हो, ये हो, वहाँ पर इस देश के इज़्ज़त कमाने के लिए, हैदराबाद में हम बैठे हैं, यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा ने कितना देश का नाम रोशन करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी इज़्ज़त लाई वगैरह, वो सारी बातें हैं। तो बात होती है कि क्यों जाए मुसलमान। तो मेरा ये कहना था कि आपके लोग, बहुत सारे लोग या आपके लोग जाते हैं अमेरिका, तो आप भी मुसलमान को बोलिए अमेरिका जाओ या लंदन जाओ या कनाडा जाओ, आप नहीं कहते हैं उसके बाद। और अभी पाकिस्तान तो 1947 में बना, फिर 1971 में पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ, अब बांग्लादेश बन गया, लेकिन इनकी गाली वही गो टू पाकिस्तान तक रुक गई। अब ये नहीं कहते गो टू बांग्लादेश करके। तो ये बात है। सवालात ये होता है, ये सारा फंडामेंटलिज्म है, ये सारा इग्नोरेंस है, और ये
सही सोच नहीं है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं लिया जाता। तो जिस वजह से इसमें ज़्यादातर बढ़ता चल रहा है। तो जब आज कौम के ख़िलाफ़ में, मुसलमान के सिलसिले में बहुत सारी बातें बताए जाते हैं, जैसा हमारे छोटी छोटी बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक स्टेटमेंट दिए इलेक्शन टाइम में, ये उन्हीं लोगों को दोगे जिन कौम में बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं इंसान। वो एक गलत बात है। क्या आपके कौम में नहीं है ज़्यादा पैदा करने वाला, बड़े फैमिली नहीं है? बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, ये बहुत बड़े बड़े फैमिली से आते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जो स्टेरियोटाइप्स बनाते हैं, प्रेजुडिसेस बनाते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं, वो गलत है। उससे देश का फ़ायदा, समाज का फ़ायदा नहीं होती है, इंसान का फ़ायदा नहीं होता है, देश का फ़ायदा नहीं होता है। देश को आगे करने के लिए सबको इकट्ठा लेकर चलना ज़रूरी है। सबके लिए कोशिश होना चाहिए, और हर इंसान, कोई ज़्यादा कोई कम, उसका जो जिस तरीके से उसके जो काबिलियत है उस हैसियत से देश को, जब एक देश की कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जब एक इंसान कानून मानकर रहता है, वो गरीब आदमी भी हो, रिक्शा पुलर भी हो, कानून को मानता है, उसका अपना ज़िंदगी गुजार आता है, 500 रुपये कमाता है, उसमें वो बेचारा आराम से रहता है, अपना छोटा सा जगह कहीं पे शहर में छोटा बना कर उसका रहता है उसमें। ये सच है, वो कोई देश के लिए बहुत बड़ा गोल्ड मेडल नहीं लाया, लेकिन वो देश का कानून नहीं तोड़ा, है ना। तो एक अच्छा नागरिक बन के रहना अपने इसमें, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब हमारे पास हर इंसान अच्छा नागरिक होता तो हमको इतनी पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको इतनी बड़ी बड़ी जेलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको इतने कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। अब दूसरी तरफ में एक कोई आदमी है बहुत चालाक है, लेकिन यहाँ का कानून तोड़ रहा है, यहाँ का पैसा बना रहा है, कहीं गांजा बिक्री कर रहा है, कहीं अफीम बिक्री कर रहा है, कहीं ड्रग्स बिक्री कर रहा है, कहीं और कुछ कर रहा है, या सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहा है, उसमें तो समाज की बहुत ही नुकसान हो रही है ना, नहीं हो रही है। तो समाज में एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक अच्छा देश बनाने के लिए एक अच्छा समाज की ज़रूरत है। एक अच्छे समाज बनाने के लिए अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान शाहरुख खान बने या रतन टाटा बने, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आम इंसान है, वो बेचारा काम कर रहा है, एक माली है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, आराम से रह रहा है, कानून नहीं तोड़ रहा है, खाना खा रहा है, इज़्ज़त दे रहा है, अपने हिसाब से रह रहा है। तो ये सारी बात को इस तरीके से, तो जिस वक्त एक वज़ीर आज़म इस तरीके की बातें करते हैं, वो बहुत तकलीफ़ की बात होती है। ऐसी कोई पढ़े लिखे समाज में, कोई कंट्री में, कोई सिविलाइज कंट्री में इस तरीके की बातें करना, वज़ीर आज़म को ये बात कहना ज़ेबा नहीं देता। नहीं जाना, बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसको कंडेम करने की ज़रूरत है, और इस तरीके की बातों को, इसमें कोई संस्कार, वो कहते रहते हैं उनकी संस्कार हुई है, ये कोई संस्कार की कोई सबूत नहीं है, इसके संस्कार की कोई सबूत नहीं है ना। इंसान, हर कौम को, हर धर्म को इज़्ज़त देने की ज़रूरी है। हर तरीके के, कहाँ पर क्या कहते हैं, जब एक इतना बड़ा आदमी, मैं अभी टेलीविज़न पे बोल रहा हूँ, मैं इसे अभी कुछ लोग देखेंगे, ये एक पब्लिक स्टेटमेंट हो जाता है। प्राइवेटली कौन क्या बोला वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक जब पर आते हो तो वहाँ पर थोड़ा संभल कर कहना चाहिए, सोच कर कहना चाहिए, ख़ास तौर पे इस इतनी बड़ी जिम्मेदार की जगह में, जबकि आप संविधान को छूकर, शपथ लेकर इतने बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, और वहाँ पर इस तरीके की बात कहना, ये बहुत ही बुरी बात है और बहुत तकलीफ़ की बात है। तो मैं चाहूँगा कि लोग HRTP को देखें, और इसमें जो अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं उसको अच्छे से देखें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस मुद्दे को लेकर और मैं किताब को लेकर मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए यहाँ आए। एक मॉडर्न सोसाइटी में जो हमारा मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके की बातों को लोगों के पास पहुँचाने के लिए, वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और उसको ज़िम्मेदारी से करें। और इस देश को आगे को लेने के लिए HRTV का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहे।